नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से आज मैं आपके सम्मुख जिस टॉपिक को ले करके आया हूँ वह है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन थियरी, या ये कहें राष्ट्रीय आय निर्धारण के सिद्धांत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय आय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, या अपने आप में राष्ट्रीय आय बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, उस देश के रहने वाले लोगों के आर्थिक स्थिति को समझने के लिए यह एक पैरामीटर है। तो इस पैरामीटर की जहाँ तक बात की जाए कि जब राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जाए, या राष्ट्रीय आय का जब निर्धारण किया जाता है, तो वो किन किन सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित होता है, उन्हीं सिद्धांतों की चर्चा आज हम लोगों को करनी है। तो जहाँ तक राष्ट्रीय आय निर्धारण के सिद्धांतों की बात की जाए, तो इसमें 4 सिद्धांत हम लोगों को देखने हैं, या 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत आगे देखे जाएंगे, जिसमें जो सबसे पहला सिद्धांत हमको देखना है, क्लासिकल थियरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, यानी राष्ट्रीय आय निर्धारण का प्रतिष्ठित सिद्धांत। उसके बाद कीन्सियन थियरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, यानी राष्ट्रीय आय निर्धारण का कीन्स का सिद्धांत। उसके बाद तीसरा हिक्स एंड हैंडसन थियरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, यानी राष्ट्रीय आय निर्धारण का हिक्स व हैंसन का सिद्धांत। और जो चौथा है मिल्टन फ्रीडमैन थियरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, यानी राष्ट्रीय आय निर्धारण का मिल्टन फ्रीडमैन का सिद्धांत। यानी इन सिद्धांतों को हम लोगों को अपने आगे के अध्ययन के विषय वस्तु में ले आना है। तो आज जो सबसे पहला राष्ट्रीय आय निर्धारण का प्रतिष्ठित सिद्धांत है, उसको देखना है। तो क्लासिकल थियरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, यानी राष्ट्रीय आय निर्धारण का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या है, या ये कहें कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा राष्ट्रीय आय के निर्धारण को किस रूप में देखा गया, या राष्ट्रीय आय निर्धारण के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत दिया गया, इसी का अध्ययन हम लोगों को आज करना है। तो यदि हम क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की बातों को समझें, या क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के सिद्धांतों को समझें, तो इन क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का ये मानना था, ये कहें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहते हैं। यानी उत्पादन के जो संसाधन हैं, उस उत्पादन के संसाधन को क्लासिकल अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि इसमें यदि कोई इंटरफेयर न किया जाए तो उत्पादन के संसाधन पूर्ण रोजगार की अवस्था में रहते हैं। और दूसरी उनकी मूल भावना यह है कि जब देश में उपलब्ध संपूर्ण संसाधनों का उपयोग होगा, तत्पश्चात देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। यानी देश में उपलब्ध संपूर्ण उत्पादन के संसाधनों का उपयोग होगा, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादन के संसाधन हैं, वे समस्त उत्पादन के संसाधनों का यदि उत्पादन के सेक्टर में
प्रयोग होता है, यदि उनका प्रयोग किया जाता है तो उत्पादन के संसाधन के प्रयोग के बदले में क्या मिलेगा? देश को उत्पादन मिलेगा, और जब देश को उत्पादन मिलेगा तो लॉन्ग टर्म में चल करके क्या होगा कि देश के राष्ट्रीय आय में भी निरंतर वृद्धि होगी। यानी उत्पादन के संसाधन का प्रयोग होगा तो लॉन्ग टर्म में जा करके राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। यानी इन बातों को लेकर के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय निर्धारण का सिद्धांत दिया। तो ये जो दोनों बातें हमने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को देखी, ये बातें या ये कहें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की उपरोक्त दोनों बातें जे.बी. शे के बाजार नियम पर आधारित है। तो जे.बी. शे का जो बाजार नियम है, जिसी के आधार पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने रोजगार निर्धारण का सिद्धांत दिया, तो जे.बी. शे का सिद्धांत क्या है? अब हमको बात इसकी करनी है। तो जे.बी. शे जो एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री है, इन्होंने 1817 एडी में एक पुस्तक की रचना की, और वह जो पुस्तक है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ए ट्रैक्टिस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, और इसी पुस्तक में जे.बी. शे ने बाजार नियम की रचना की, और उस बाजार नियम में जे.बी. शे का ये कहना है कि पूर्ति अपनी मांग स्वतः पैदा करती है। यानी यदि बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति कर दी जाए तो पूर्ति करने के पहले उत्पादन के संसाधनों को रोजगार देना पड़ेगा, और जब उत्पादन के संसाधनों को रोजगार देना पड़ेगा तो उत्पादन के संसाधनों को आय प्राप्त होगा, और जब उत्पादन के संसाधनों को आय प्राप्त होगा तो जितने भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं वे सारी की सारी वस्तुएं बिक जाएंगी। तो इस आधार पर जे.बी. शे का ये मानना है कि पूर्ति अपनी मांग स्वतः पैदा कर लेती है, और इसी सिद्धांत के आधार पर, या ये कहें कि जे.बी. शे के इसी बात के आधार पर कि पूर्ति अपनी मांग स्वतः पैदा कर लेती है, इसी आधार पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय निर्धारण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब बात करते हैं कि जो जे.बी. शे का बाजार नियम है और जो पूर्ति अपनी मांग स्वतः पैदा कर लेती है, यह किस बात पर आधारित है? तो जे.बी. शे का मानना था कि मान लिया कोई सिस्टम है, और उस सिस्टम में जो हम देख रहे हैं एक्स, वाई, जेड, जो हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये प्रोडक्शन यूनिट है। यानी अर्थव्यवस्था में तमाम प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित हैं, और इन समस्त उद्योग धंधों में उत्पादन के संसाधन लगे हुए हैं, और वहां पर उनको रोजगार प्राप्त है। तो यहां पर उत्पादन के संसाधन एक्स, वाई, जेड में जो काम कर रहे हैं, यहां जब वो काम करते हैं तो इनके काम के बदले में उनको आय प्राप्त होता है, और यहां से वो आय लेकर के बाहर निकलते हैं। दूसरे तरफ हम क्या देख रहे हैं कि एक्स, वाई, जेड में काम करने के बाद वो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और वहां से वस्तुएं उत्पादित होकर के निकलती हैं। तो यानी यहां से जो एक्स, वाई, जेड सेक्टर है, इस एक्स, वाई, जेड सेक्टर से जो वस्तुएं निकलती हैं और जो मुद्रा निकलता है, वो वस्तुएं
तो वस्तु बाजार में जाती हैं और मुद्रा जो है पूंजी बाजार में चला जाता है। और जेबीसे का ये मानना है कि जितने वस्तु का उत्पादन हो रहा है, अर्थव्यवस्था में जितने वस्तु का यहां पर उत्पादन हुआ या जितने मूल्य का, जितने कीमत का उत्पादन हुआ, ठीक उतने ही कीमत का अर्थव्यवस्था में इनकम जनरेट हो गया, या कहें अर्थव्यवस्था में लोगों के हाथों में उतनी क्रय शक्ति पहुंच गई कि जितने की वस्तुओं का उत्पादन हुआ है। वही चीज हम यहां पे देख क्या रहे हैं कि उत्पादन के मूल्य के बराबर आय, यह जो आय है इस उत्पादन के मूल्य के बराबर है, यानी जितना उत्पादन ठीक उतना ही आय। दोनों में इक्विलिब्रियम है, दोनों एक बराबर है। और जब दोनों एक बराबर है तो ऐसे स्थिति में जेबीसे का ये मानना है कि वस्तुओं का उत्पादन उन्हें क्रय करने के लिए क्रय शक्ति स्वयं उत्पन्न कर देता है, यानी जितने का उत्पादन हुआ यह उत्पादन जो है उस वस्तु को खरीदने के लिए अपने आप क्रय शक्ति पैदा कर दिया। तो अब हमने क्या देखा कि बाजार में जितनी वस्तु है ठीक उतनी ही बाजार में मुद्रा है। तो दोनों चीजें हमने क्या देखा कि दोनों में इक्विलिब्रियम आ गया। फिर वही चीज हमने यहां दिखाने का प्रयास किया है कि एक्स वाई जेड ये सारे प्रोडक्शन एरिया में काम करने के बाद लोगों को इनकम प्राप्त हो गया, और इनकम जो प्राप्त हुआ उस इनकम का, जैसे मान लिया हमने कहीं पे काम किया, हमने किसी कल कारखाने में रोजगार में हमने अपने आप को लगाया और वहां से हमको आय प्राप्त हुआ, तो जो हमको आय प्राप्त होगा उस आय का हम दो पार्ट करते हैं, एक पार्ट हम उपभोग का करते हैं और दूसरा पार्ट हम बचत का करते हैं। यानी कुछ खाते हैं, कुछ उपभोग करते हैं और कुछ हिस्सा हम अपने आय का बचा लेते हैं। यानी यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि y इक्वल टू आय, C इक्वल टू कंज्यूम और S इक्वल टू बचत। यानी हमारी जो आय है वह आय क्या है, हमारी यह जो आय है यह आय उपभोग और बचत को मिल करके है, यानी कुछ हम उपभोग करेंगे और कुछ उसका हिस्सा बचाएंगे। अब दो पार्ट हुआ, किसी व्यक्ति के आय का जब दो पार्ट हुआ, एक पार्ट जो है उपभोग का और दूसरा पार्ट जो है बचत का। तो ऐसे स्थिति में एक परिस्थिति यह पैदा हो सकती है कि कोई व्यक्ति अधिक उपभोग करता है और जब अपने आय का अधिकांश हिस्सा हम उपभोग कर जाएंगे तो बचत के रूप में हमारे पास कम प्राप्त होगा। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति की आय 1000 रुपये है और उस 1000 रुपये में से 950 रुपये वो खर्च कर दे रहा है, मात्र 50 रुपये उसके पास बच रहा है। तो अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि अपने आय का अधिकांश हिस्सा बचा ले रहे होंगे और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो खर्च कर रहे होंगे। तो वही चीजें दोनों हमको यहाँ को देखने को मिल रही हैं कि प्रथम परिस्थिति उपभोग अधिक, और कोई व्यक्ति मान लिया अपने आय का अधिक भाग उपभोग करेगा तो वो बचत कम कर पाएगा, बचत कम हो जाएगा। दूसरी परिस्थिति कि कुछ लोग अपने आय का अधिकांश भाग बचत कर लेंगे और जब कुछ लोग अपने आय का अधिकांश भाग बचत करेंगे तो ऐसे स्थिति में उनके पास उपभोग कम होगा या उपभोग वो कम करेंगे। तो दोनों परिस्थिति, चाहे मैं परिस्थिति ए की बात करूं, चाहे परिस्थिति बी की बात करूं, चाहे परिस्थिति 1 चाहे परिस्थिति 2, ये दोनों परिस्थितियां जो है पूर्ण रोजगार पैदा करती हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यही मानना है। तो कैसे ये पूर्ण रोजगार पैदा करती हैं? अब हम बात करते हैं परिस्थिति नंबर 1 की, कि
आय का अधिकांश भाग यदि उपभोग करता है और कम भाग बचाता है, यानी ये वाला है उपभोग अधिक। मान लिया हम अपने आय का अधिकांश भाग उपभोग करते हैं, अधिक से अधिक भाग हम खर्च करते हैं। तो जब हम अधिक से अधिक भाग खर्च करेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारे उस खर्च के वजह से, ज्यादा खर्च के वजह से अर्थव्यवस्था में मांग अधिक होगी। जब अर्थव्यवस्था में मांग अधिक होगी तो उत्पादकों की वस्तुएं बिकेंगी, और जब उत्पादकों की वस्तुएं बिकेंगी तो उत्पादकों को लाभ होगा। उत्पादक को जब लाभ प्राप्त होगा तो लाभ से प्रभावित होकर के वह अधिक उत्पादन करेगा, और जब वह अधिक उत्पादन करेगा तो ऐसी परिस्थिति में उत्पादन के अधिकांश संसाधनों को उसको रोजगार देना पड़ेगा, और जब रोजगार अधिक होगा तो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पूर्ण रोजगार की तरफ पहुंच जाएगी। यह प्रथम परिस्थिति थी। अब दूसरी परिस्थिति कि मान लिया कोई ऐसा व्यक्ति है जो बचत अधिक कर रहा है, और जब किसी व्यक्ति की बचत अधिक होगी तो उपभोग वो कम कर पाएगा, अपने दैनिक आवश्यकताओं पे कम खर्च करेगा, और जब दैनिक आवश्यकताओं पे कम खर्च करेगा तब भी धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था आएगी। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि मान लिया, जो दूसरा हम देख रहे हैं कि मान लिया कि अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोग अपने आय का अधिकांश हिस्सा बचा ले रहे हैं, वो खर्च नहीं कर रहे हैं। तो जब खर्च नहीं कर रहे हैं, बचा रहे हैं, तो बचत का कंसेप्ट अर्थशास्त्र में बैंकिंग सेक्टर से है कि हम अपने और अपने मित्रों के, अपने घर परिवार के जो बचत है उन सभी बचतों को हम बैंक में जमा कर देंगे। तो वो बचत जो है, अगर हमारा बचत अधिक होगा तो हमारे पैसे बैंक के पास अधिक जाएंगे, और बैंक के पास जब अधिक पैसा जाएगा उसके पास पूंजी बनेगी, और जब उसके पास पूंजी बनेगी तो निवेश हेतु पूंजी का निर्माण अधिक हो जाएगा, वो अधिक कर्ज देना चाहेगा। और ऐसी स्थिति में किसी भी चीज का, मान लिया बाजार में किसी भी चीज का पूर्ति अधिक हो जाए तो उसकी कीमत गिरती है। तो ठीक इसी प्रकार मुद्रा बाजार में मुद्रा यदि अधिक हो जाता है तो मुद्रा की कीमत गिरती है, यानी ब्याज दर कम होता है। तो जब निवेश हेतु पूंजी का निर्माण अधिक होगा तो ऐसी स्थिति में बाजार में ब्याज दर गिर जाएगा, और जब बाजार में ब्याज दर कम होगा तब सस्ते ब्याज के लालच में लोग इन्वेस्टमेंट अधिक करेंगे, लोग निवेश अधिक करेंगे। जब निवेश अधिक होगा नई नई कंपनियां खुलेंगी, और जब नई नई कंपनियां खुलेंगी, निवेश अधिक होगा तो उत्पादन के संसाधनों को रोजगार प्राप्त होगा, और जब उत्पादन के संसाधनों को रोजगार प्राप्त होगा तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में हमने क्या देखा कि इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे पूर्ण अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की अवस्था की तरफ पहुंच जाती है। तो हमने क्या देखा कि यदि उपभोग अधिक करता है और बचत कम करता है तो ऐसी परिस्थिति में भी वह पूर्ण रोजगार की अवस्था में पहुंचेगा, या दूसरी परिस्थिति कि बचत अधिक, अब जब बचत अधिक करेगा तो ऐसी स्थिति में भी धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की अवस्था में पहुंचेगी। तो इसी को आधार बना करके कि व्यक्ति की जो आय है वह आय उपभोग और निवेश के आधार पर आधारित है, और यदि उपभोग अधिक करता है तो भी पूर्ण रोजगार की अवस्था प्राप्त होगी, और यदि वो बचत अधिक करता है तो भी पूर्ण रोजगार की अवस्था प्राप्त होगी। इसी आधार पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि हस्तक्षेप रहित अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की अवस्था में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय निर्धारण का
जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने प्रदान किया, आज हम लोगों ने इसका अध्ययन किया। तो बहुत बहुत आप सब लोगों को धन्यवाद।